गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अगेन, इसलिए क्योंकि अभी अभी हमने कवर किया था सेक्शन 115 बी डबल ए। ओके, इसलिए आपको कहा है अगेन। चलिए स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर से कवर करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, पढ़िए साथ में क्या लिखा है। सेक्शन 115 बी ए बी, ठीक है। सेक्शन 115 बी ए बी है। स्पेशल टैक्स क्या है? रेजिम है। 115 बी डबल ए बी स्पेशल टैक्स क्या था? रेजिमी था। और अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी स्पेशल टैक्स रेजिम है। और दोनों ही कौन से कैटेगरी के टॉपिक है? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है ए कैटेगरी का टॉपिक और लिखा हुआ है मोस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपको अभी भी बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मान के चलिए हर अटेम्प्ट में इसको लेके एमसीक्यू बनेंगे और जो हमारा पीजीपी का क्वेश्चन होगा उसमें भी इसके आने की बहुत ज्यादा क्या रहते हैं? पॉसिबिलिटी रहती है। तो इन दो सेक्शंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें एग्जाम पर्पज से बहुत अच्छे से सीख के जाना है। 10 एक पॉइंट में हमने पुराना वाला सेक्शन क्या करा था? कवर करा था। और इस वाले सेक्शन को भी हम लगभग लगभग 10 एक पॉइंट में ही क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेक्शन की। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं, क्या लिखा है? पहला वर्ड लिखा है ये ओवरराइडिंग प्रोविजन है। तो इसको समझना बड़ा आसान हो गया क्योंकि अब यहाँ पर जो हम टैक्स रेट बताएंगे और जिन असेसियों पे सेक्शन 115 बीएबी एप्लीकेबल होगा, फिर उनके ऊपर इनकम टैक्स में जो नॉर्मल रेट बताई गई है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इस वजह से ये सेक्शन कौन सा बन रहा है? ओवरराइडिंग प्रोविजन बन रहा है, जो आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या करा है? रीड करा है। अब आप मेरे साथ सेकंड पॉइंट भी क्या करेंगे? रीड करेंगे। सेकंड पॉइंट का वर्ड लिखा हुआ है, ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल है, ठीक है। सेकंड वर्ड क्या लिखा हुआ है? ओनली, मतलब इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है सीमित है, सब पे नहीं है, ठीक है। ऑन किस पे? न्यू। तो फोकस कर लीजिएगा कौन से वर्ड पे? न्यू वर्ड पे। हालांकि एग्जाम पर्पस के लिए इस वर्ड पे कोई फोकस करना जरूरी नहीं है, फोकस करना जरूरी है कौन से वर्ड पे? मैन्युफैक्चरिंग पे। तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी वर्ड थी, आपने पहला वर्ड पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी और दूसरा वर्ड पढ़ा था ओनली। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड है, सीमित है, और वो सिर्फ और सिर्फ किन पे है? जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है, और वो भी कौन से? जो डोमेस्टिक कंपनीज है। तो यहाँ पर आपको कई वर्ड पढ़ने को मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है कौन सा? कंपनी के लिए ही है। फिर कंपनी में भी कौन सी है? जो डोमेस्टिक है उन्हीं के लिए है। और उनमें भी सिर्फ कौन सी है? जो मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसको हम और ऐसा समझ सकते हैं, जैसा कि अभी हमने लास्ट सेक्शन 115 बी डबल ए पढ़ा, वो किसके लिए था? डीसी के लिए था। डीसी का मतलब है एनी डीसी, मतलब कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो। लेकिन 115 बीएबी जो है तो ये भी कौन सा? डीसी, डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन ये है कौन सा? एमडीसी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। तो ये हो गया ओनली, सिर्फ उन्हीं के लिए है। चलिए, दो लाइन आप पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई दोनों लाइनें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि 115 बी ए बी से टैक्स निकालो, तो आपको 115 बी ए बी से क्या निकालना है? टैक्स निकालना है। ये तो सिर्फ हमको नॉलेज के लिए जरूरी है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पे है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एज सच याद करने की कोई क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड को और समझना चाहते हैं तो मेरे साथ ये वर्ड पढ़ लीजिए। जैसे अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो और एंगेज्ड हो, वर्ड कौन सा लिखा है? जनरेशन ऑफ कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एसएससी एंगेज्ड है, एक डोमेस्टिक कंपनी है, एंगेज्ड है जनरेशन ऑफ किस में? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो आप समझ लीजिएगा इस पे सेक्शन 115 ए बी लगाया जा सकता है। तो ये सेकंड लाइन भी आपने पढ़ ली है और दोनों लाइनें समझ ली। और दोनों लाइनों को रिवाइज कराऊं तो पहला तो था ओवरराइडिंग, और दूसरे से हमने सीखा, पहली बात तो ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनियों के लिए है और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए है, ठीक है। तो आपका सिर्फ बिजनेस कौन सा होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग वाला होना चाहिए, इसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मूल मुद्दे की बात जो है, जिसके लिए हम ये सेक्शन क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आप मेरे साथ पढ़िए, स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स रेट। और विशेष बात क्या है? यहाँ पर टैक्स रेट कितनी है? मात्र 15% है। इस चीज को आप एग्जाम पर्पज से इस तरह से याद कर लीजिएगा कि पहले तो अपन ने पढ़ा था डीसी, पढ़ा था सिर्फ डीसी, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी, तो 22 था। अब यहाँ पर तो कौन सा? एमडीसी है, ठीक है। कंपनियों के लिए तो हमने 22% आपको रिलैक्सेशन दिया था, अब कंपनियों में भी छटनी कर दी।
और वो कौन सी वाली आ गए, मैन्युफैक्चरिंग वाले आ गए, तो उनको और बेनिफिट मिल गया और उन पे टैक्स रेट कितनी हो गई, 15% हो गई। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 22% आप लगा दो। तो BAB में रेट कितनी है, 15% है, और जो अपन ने 115 BAA पढ़ा था वो कौन सा था, 22 वाला था। वो कोई सी भी डोमेस्टिक कंपनी है, और ये कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग वाला है। अच्छा, 15% जो टैक्स रेट है, आप पढ़ो क्या लिखा है। ठीक है भाई, सॉल्यूशन रॉन्ग करने के लिए आपको खुद को एक बार रीड करना जरूरी है, तो मेरे साथ रीड करो कि क्या लिखा है, बिजनेस इनकम। ऐसा नहीं कि सभी हेड की इनकम पे आप 15% टैक्स लगाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको यहाँ पर बहुत अलर्ट रहना होगा, बड़ा सतर्क रहना होगा। वो होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आपने जनरली इसको याद कर लिया 15%, तो यकीनन हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग होगा। 15% के आगे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बिजनेस इनकम, और बिजनेस के साथ में लिखा है उस बिजनेस की जो भी कौन सी इनकम है, इंसिडेंटल क्या है, इनकम है। सिर्फ उसी पे ही आपको 15% क्या मिलेगा, एक कंसेशनल मिलेगा 15%। ऐसा नहीं कि आपका हाउस प्रॉपर्टी भी 15 से हो जाएगा, अदर सोर्स भी 15 से हो जाएगा, नहीं। चीज को समझिए, भावनाओं को समझिए कि क्या भावना है, मैन्युफैक्चरिंग भावना अटैच है, तो मैन्युफैक्चरिंग भावना अटैच है तो 15 करा। इसलिए इन्होंने सिर्फ ये किसके लिए करा, बिजनेस, और बिजनेस की जो भी कौन सी इनकम हुई, इंसिडेंटल इनकम हुई। ठीक है, अभी जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, कौन से असेट से, बिजनेस में आपका डेप्रिशिएबल असेट काम आता है ना, तो उस डेप्रिशिएबल असेट को बेचने से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो टैक्स कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। कौन से वर्ड से, इंसिडेंटल। ठीक है, कौन से वर्ड से, इंसिडेंटल वर्ड से। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी होगी, अच्छे से मेरी बात को सुनो और स्क्रीन पे ध्यान से देखो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जब क्वेश्चन सामने आता है ना, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है रॉन्ग करने की। तो अगर यहाँ ध्यान दे दोगे तो वहां पर रॉन्ग नहीं होगा, और यहाँ पर ठीक है थोड़ा सा भी रिलैक्स रहोगे तो वहां बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि रॉन्ग हो जाए, और रॉन्ग अफोर्ड हमको करना नहीं है। तो अदरवाइज पढ़ो क्या लिखा है, 22%। मतलब यहाँ पर आप रेट देखो तो 15 भी है और बाद में कितनी है, 22 भी है। अदरवाइज का मतलब जैसे क्या हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। तो सिर्फ इन्होंने जो बिजनेस इनकम है ना, और कौन सी है, उसकी जो इंसिडेंटल है, उसके लिए 15% कंसेशनल दिया है। बाकी तो इन्होंने यहाँ पर भी 22 रखा है। 22 के साथ मेरे साथ वर्ड पढ़ो क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये वर्ड बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। विदाउट प्रोवाइडिंग डिडक्शन, जो एक्सपेंडिचर की कोई डिडक्शन नहीं है। अगला वर्ड है और क्या है, अलाउंस। तो जैसे मान लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोई डिडक्शन विडक्शन नहीं मिलेगी, बिना डिडक्शन के, बिना कोई अलाउंस के आपको क्या मिलेगा, 22%। मतलब आप जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये क्या वर्ड लिखा है, कंप्यूटिंग इनकम, जब आप क्या करोगे, इनकम कंप्यूट करोगे या अदर सोर्स की इनकम कंप्यूट करोगे, तो उस इनकम की कंप्यूटेशन में आप कोई भी डिडक्शन नहीं दोगे, कोई भी अलाउंस नहीं दोगे। इसको हम बोल सकते हैं, उस इनकम को, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये वर्ड पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस बेसिस। वर्ड पढ़ लेना ढंग से, कौन सा है, ग्रॉस बेसिस। क्योंकि सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं करना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन आए तो वो तो हमारा सही होना चाहिए, तभी हम 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस बेसिस पे आपको टैक्स करोगे, उसको कितने परसेंट से टैक्स करोगे, 22% से। बस इस बात को समझ लेना, कोई डिडक्शन नहीं है। क्वेश्चन करते समय भावनाओं में मत बह जाना कि हाउस प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, म्यूनिसिपल टैक्सेस की मिलती है, स्टैंड डिडक्शन मिलती है, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ 15% दे दिया ना यार। आप यूं देखो तो कंपनियों पर टैक्स रेट कितनी है, 30 है। आपसे कितना ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, तो एक तरीके से 50%, 50% तो आपको वैसे ही क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। और क्या चाहिए। और मेन इनकम तो आप, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो मेन इनकम तो आपको यहीं से आएगी, तो मेन इनकम पे तो आपको वैसे ही 50% डिस्काउंट मिल गया। बाकी इनकम तो छोटी मोटी होनी चाहिए, तो छोटी मोटी के लिए कहा उस पर भी 22 कर देंगे, लेकिन उस 22 के अंदर कोई डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। तो ये ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी ये आएगा, ऐसा एग्जाम में आएगा, देखना। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में फिर आपसे क्या कहेंगे, ये लो, इंटरेस्ट भी दे देंगे। वो तो चाहेंगे कि रॉन्ग करो, क्योंकि वो जानकारी देंगे सारी ऐसी। वो देंगे आपको एमटी, म्यूनिसिपल टैक्सेस की, आपसे कहेंगे कि ले लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, पर आप बोलोगे हमें लेने का नहीं। ठीक है, 22% हो गया, बस यही बहुत है। और हमको क्या नहीं करना, लोभ नहीं करना, इतना लोभी ग्रीडी नहीं बनना, कोई ग्रीड नहीं रखनी। 15% रेट दे दी वही काफी है, 22% दे दी हमारे लिए यही काफी है। अब और समझो,
अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ट्रांसफर ऑफ किससे, नॉन डेप्रिशिएबल। भाई डेप्रिशिएबल हुआ इसका मतलब वो तो आपके बिजनेस में काम में आने वाला होगा, बिजनेस में काम में आने वाला है उसके लिए तो हमारे लिए स्पेशल सिंपैथी है, कौन सा, इंसिडेंटल। तो इंसिडेंटल पे तो हमने वैसे ही कहा कि 15% ले लेंगे। अब अगर कोई कौन सा है, नॉन डेप्रिशिएबल है, जैसे कि मान लीजिए क्या है, जमीन है, तो उस पे कितना लेंगे, 22% लेंगे। ठीक है ना, उस पे क्या लेंगे, 22% लेंगे। कैसे निकालोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी होता है। ठीक है, तो इसके बाद माइनस क्या हो जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या है, गेन। और बता देता हूँ, ठीक है भाई, गलती मत करना, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि गलती मत करना। यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, 22% टैक्स लगेगा बाकी इनकम पे, जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्स हो गया। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है नॉन डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से, उसके लिए मना नहीं कर रहा, उसका कैपिटल गेन तो वैसे ही निकालो जैसे निकलता है, और उस पर टैक्स ले लो, कितना है, 22%। ठीक है, बड़ा विशेष इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको लग रहा होगा कितनी रेट आ रही है, तो अगर ज्यादा रेट आ रही है इस वजह से ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 15% तो आप याद रख लो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एमडीसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपके लिए 50% उन्होंने वैसे डिस्काउंट दे दिया, नहीं तो भी इन्होंने 22% आपको दे दिया है। ठीक है, अदर इनकम के लिए, उसके लिए याद कर लो, जैसे आईएचपी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। बस इस तरह की फीलिंग ले लेना यार, कोई बहुत ज्यादा लोभी तो हम है नहीं। ठीक है, इन्होंने वैसे ही 15 दे दिया, बहुत था, यहाँ भी 22 दे दिया, बहुत है। बस हमको अब कोई क्या नहीं देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे, ना तो किसी एक्सपेंडिचर की देंगे और ना ही किसकी क्या देंगे, अलाउंस की कोई देंगे। 22% से क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और असेट कौन सा है, डेप्रिशिएबल क्या है, असेट है, तो आप तो फीलिंग लिया ना, अरे यार ये तो मेरे बिजनेस में काम में आने वाला असेट था, इंसिडेंटल था, इसको तो मैं 15% की रेट से क्या कर दूंगा, टैक्स कर दूंगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है लेकिन कौन सा है, नॉन क्या है, डेप्रिशिएबल क्या है, असेट है, तो आप कर देना यार ये तो नहीं, इस पे तो 22% की रेट से क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे साथ पढ़ना, देखो क्या लिखा है, आपकी चालबाजियां देखो। आप क्या कर रहे हो, हायर प्रॉफिट शो कर रहे हो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में, देन ऑर्डिनरी प्रॉफिट, मतलब जितना एक्सपेक्टेड होता है ना उस तरह के बिजनेस में, उससे हायर प्रॉफिट कर रहे हो। आपका हो सकता है कई लोगों से क्लोज रिलेशन रिलेशन हो आपका। ठीक है ना, क्लोज क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। फिर आप ऐसे ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं ना, एएलपी, इस तरह की प्राइस करोगे ताकि आपके बिजनेस में प्रॉफिट क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, क्योंकि आपको तो मालूम है कि आपके यहाँ पर 15% की रेट से ही टैक्स लग रहा है। तो होता है ना हमारे कौन सा, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में तो बस वैसा ही यहाँ पर बता रहे हैं कि मान लीजिए आप ही का कोई दूसरा रिलेटेड पर्सन है आपका, या आपका कोई अदर पर्सन है जिसके साथ में आपके घनिष्ठ मतलब क्लोज रिलेशन है, फिर उनके साथ आप ट्रांजेक्शन करते हो, और फिर क्या करते हो, अपने बिजनेस में आप हायर प्रॉफिट क्या करते हो, शो करते हो, ऑर्डिनरी जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट शो करोगे ना उस पर 30% की रेट से करेंगे। कंपनियों पे वैसे ही 30 थी ना, तो उस पर हम 30 कर देंगे। मतलब जो भी सामान्य प्रॉफिट होता है ना कि हाँ इतना तो बिजनेस में एक्सपेक्टेड है, उतने तक तो हम 15% से ही करेंगे। लेकिन जो आपने सामान्य से क्या कर दिया, ज्यादा बता दिया आपने, तो उस पे वो 30% की रेट से करेंगे। मतलब मान लीजिए आपने 300 लाख का प्रॉफिट बताया, 200 लाख तो कौन सा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही है, ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, तो उस पे तो 15% की रेट से लेंगे। लेकिन 100 लाख कौन सा है, हायर प्रॉफिट है, ऑर्डिनरी से भी ज्यादा, तो उस पे 30% की रेट से क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। तो ये तो चीजों को क्या करना हुआ, लोगों को ठीक करना हुआ, तो वास्तव में ये चीज बनती है, वास्तव में चीज बनती है। तो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ क्या है, बढ़िया रेट है, याद करी जा सकती है। कि 15% दे दिया, बहुत सही दिया था इन्होंने अपनी तरफ से, लेकिन हमारे मन में ही क्या था, बहुत लोभी थी, खोट थी, तो हमने क्या करा, हायर प्रॉफिट करा, तो उस चीज को इन्होंने क्या कर दिया, ये ऐसे सल्टा दिया 30%। डेप्रिशिएबल एसेट हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म वाला क्या है, शॉर्ट टर्म वाला, तो उस पे ये बोल रहे हैं ले लेंगे ना 15, लेकिन नॉन डेप्रिशिएबल है तो उस पे तो क्या लेंगे, 22 ही लेंगे। और हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स की इनकम पे बिना डिडक्शन के 22 लेना इन्होंने को मंजूर हो गया। अब विशेष बात देखो, पढ़ो मेरे साथ क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कौन सा है, चैप्टर 12।
चैप्टर 12। अब जैसे मान लीजिए आपको ये तो अपन ने सेम अभी पढ़ा था, सेम पढ़ा था कौन से सेक्शन में, 115 बी डबल ए में अभी पढ़ा अपन ने। जैसे 111 ए का, ये लो अभी पढ़ा था, निकाल के बता भी देता हूँ, ये रहा। ये क्या पढ़ा था अपन ने कि भाई अगर 111 ए वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिस पे एसटीटी पेड होता है, तो उस पे तो 15% है ना, उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। 112 ए वाला स्पेशल रेट दी हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड हो 10%, तो स्पेशल रेट से ही होगा। 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होते हैं 20% रेट है, तो स्पेशल रेट है तो स्पेशल रेट ही होगी। 115 डबल बी लॉटरी की इनकम स्पेशल रेट है, उससे स्पेशल से ही होगा। 115 कौन सा, बीबीई है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम मनी बुलियन ज्वेलरी एक्सपेंडिचर 78%, तो उसी से ही होगा। 115 बीबीडी बाहर की विदेशी स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है 15%, पेटेंट से 10%, कार्बन क्रेडिट से 10%। तो ये रेट तो इन्होंने क्या कर दिए, तय कर दिए कि इस रेट तय है तो इसी रेट से होगा। तो बाकी कौन सा बचा, सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ही बचा। भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो सीन क्या है, या फिर तो 112 होता है या 112 ए होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, या फिर तो 111 ए हो जाता है, नहीं तो क्या होता है, अदर होता है। भाई ये तो वो होता है ना जिसपे एसटीटी क्या वो पे हो, बाकी पे एसटीटी थोड़ी पे होता है। तो बाकी बच गए दूसरे वाले जिनके लिए कोई स्पेशल रेट नहीं है, इनके लिए तो स्पेशल रेट है। जैसे 20% हो गई, इनके लिए 10 हो गई, इनके लिए क्या हो गई 15 हो गई। लेकिन बाकी के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कोई स्पेशल रेट नहीं हो गई, तो इसको इन्होंने दो में कर दिया। एक तो कर दिया जो किससे हुआ, डेप्रिशिएबल एसेट से हुआ, और एक हुआ जो किससे हुआ, नॉन डेप्रिशिएबल से हुआ। डेप्रिशिएबल एसेट से हुआ, बिजनेस का इंसिडेंटल मान के उसको कर दिया, चलो 15% ले लेंगे। नॉन डेप्रिशिएबल है तो उस पे हम कितना लेंगे, 22 लेंगे। बाकी पे तो स्पेशल रेट है, तो स्पेशल रेट पे तो हम क्या लेंगे, स्पेशल रेट से ही लेंगे। मेरे साथ वापस से एक बार पढ़ लो ताकि एग्जाम में गलती ना हो। सब्जेक्ट टू द क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12, बस ये ध्यान रखना चैप्टर 12 को ओवरराइड नहीं करेगा। ये इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि इसको क्या कर दे, ओवरराइड कर दे। मतलब चैप्टर 12 सबसे ज्यादा शक्तिशाली है हमारा। ओके, अब इसके बाद आपके लिए समझना कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा था, जब आपके साथ इतने बेनिफिट आ रहे हैं तो कोई दूसरी नेगेटिव चीजें भी आएगी। हमने सेम चीज 115 बी डबल ए में अभी पढ़ी थी, क्या कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रॉफिट की, एडिशनल किसके, डेप्रिसिएशन की। ये सेक्शन तो अब रहा ही नहीं वैसे। 33 ए बी नाबार्ड खाते में टी रबड़ कॉफी में खाते में जमा कराने से रिडक्शन ले रहे हो। साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, आईआईटी, नेशनल लैब, इनको डोनेशन दे दे के अपने बिजनेस में डिडक्शन ले रहे हो, वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है एक साथ ही 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन ले रहे हो, वो भी अब आपको नहीं मिलेगी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्किल डेवलपमेंट, ध्यान रखना कौन से, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्किल डेवलपमेंट, सिर्फ CCC और CCD, ऐसा नहीं कि CCA भी लिखा हो, ये नहीं लिखा है, CC और CCD नहीं मिलेगी। सेम पढ़ा था अपन ने। इनकम टैक्स के चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन ये इतना भी नहीं है कि हमारा मेन मुद्दे से ही क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। मेन मुद्दा है इकोनॉमी में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, मिलेगी। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, हमको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला, हमने आगे डोमेस्टिक कंपनी को क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ATM में डिडक्शन मिलती है, मिलेगी। ये 80 डबल जे डबल ए मिलेगी, यही तो हमने सेम पढ़ा था। तो ऐसा इतना भी कोई क्या नहीं था, टफ नहीं था। हमने इसको जबरदस्ती समझ रखा है कि भाई टफ है, याद नहीं होता। बाकी तो देखो सेम, 10 डबल ए नहीं मिलेगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नाबार्ड टी रबड़ कॉफी में जमा कराने से जो मिलती नहीं मिलेगी, साइंटिफिक रिसर्च, स्टैटिकल रिसर्च, आईआईटी, नेशनल लैब नहीं मिलेगी, स्पेसिफाइड बिजनेस वाली नहीं मिलेगी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्किल डेवलपमेंट वाली नहीं मिलेगी, चैप्टर 6A की नहीं मिलेगी, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट 80 डबल जे डबल ए मिल जाएगा, ATM आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बस यही है, ठीक है ना। बाकी पॉइंट भी सेम आएंगे। अगर पहले के आपके मान लीजिए कोई अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है, आप ये सोच रहे हो कि इस साल में उसको क्या कर दूं, सेट ऑफ कर दूं, क्या लेके 115 बी ए बी लेके या 115 बी डबल ए लेके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ना तो इस साल आपको कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा और ना ही कोई ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है उसको आप क्या कर सकोगे, सेट ऑफ कर सकोगे। सेम बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी तय है कि सरचार्ज कितना रहेगा, 10% ही रहेगा, सेम 10%। पढ़ लो, ऑलवेज है, क्या लिखा है, ऑलवेज, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम, और 4% सेस।
तो और कुछ विशेष याद करने का रहा नहीं, क्योंकि सेम पॉइंट ही आपको वहां बताया था। 115 बी डबल ए में 10% सरचार्ज और 4% क्या रहेगा, सेस रहेगा। 115 बी डबल ए में क्या कहा था, एग्जेम्पशन रहेगी एप्लीकेबिलिटी ऑफ किससे, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से। यहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना कि जब 115 बी ए बी आ चुका है तो यहां पर भी एग्जेम्पशन है एप्लीकेबिलिटी। मेरे साथ पढ़ो, क्या लिखा है, मैट की एप्लीकेबिलिटी से, क्या वर्ड लिखा है, एग्जेम्पशन है, नहीं होगा मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप देखते जा रहे हैं सब पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, लगभग लगभग क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं। बस आपको इस सेक्शन में रेटें क्या रखनी, याद रखनी। और मेरे ख्याल से रेटें याद रखना कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। 15% मैन्युफैक्चरिंग इनकम प्लस बिजनेस की कौन सी इनकम, मैन्युफैक्चरिंग की इंसिडेंटल, तो ये हो जाएगा। भाई आप इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आपके लिए भी अच्छा हो रहा है। अदरवाइज कितना है, 22 है, लेकिन कोई भी डिडक्शन नहीं है, ना तो किसी एक्सपेंडिचर की और ना ही किसी अलाउंस की। 22% होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ कौन से एसेट से, नॉन डेप्रिशिएबल से, क्योंकि 15% ही टैक्स होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा वाला हुआ, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट हुआ। अगर 111 ए वाला हुआ तो उसकी जो स्पेसिफिक रेट है 15 उसी से ही होगा। अगर 112 ए वाला हुआ तो उसकी स्पेशल रेट है उसी से होगा। अगर 112 वाली इनकम है तो उसकी जो स्पेशल रेट है उसी से ही होगा। आपने क्या कर दिया, एक्सेस प्रॉफिट जितना भी बताया उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो ऐसा याद रखना कोई विशेष इम्पोर्ट मतलब टफ नहीं है। और 10% क्या है, सरचार्ज है, और 4% क्या है, सेस है। मतलब मेरे ख्याल से एज सच मेरे को तो ये एक बार में याद हो गया था। मैंने कुछ अपने ये ऐसे तरीके बना लिए जो मुझको क्या हो गया, याद हो गया। ओके, अब एक दो पॉइंट एज सच कुछ एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे साथ आप भी उसको रीड कर लो, बस इतना ही आपके लिए क्या रहेगा, काफी रहेगा। ये जो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, ये डेढ़ होशियारी नहीं कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को, ये क्या लिखा है, बिजनेस पढ़ो मेरे साथ से, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, उसी का स्प्लिटिंग अप करके रिकंस्ट्रक्शन करके। तो ऐसी चतुराई इन्होंने हर जगह मना कर रखी है। जैसे हम डिडक्शन भी पढ़ते हैं ना, एटीआई आईबी वाली, वहां भी मना कर रखी है। ये चतुराई सब जगह मना है। तो ऐसी चतुराई जो होती है ना, होशियारी रखो, लेकिन ये चतुराई हो गई, ये सब जगह मना है, तो कुछ खास बात नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो नई मशीनों से करो, ऐसा नहीं कि पुरानी मशीनें किसी से ले ली, उसकी तो मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी और अब बोल रहे हो मैं चालू कर रहा हूँ। ये कोई इकोनॉमी को क्या करना है, खराब थोड़ी करना है ऐसे कि दूसरे को रोक के आप चालू कर रहे हो और बोल रहे हो मेरे को मेरा हक दो। ये कोई हक नहीं है, ये तो हक मारना हुआ। तो प्रीवियसली यूज प्लांटेड मशीनरी नहीं, हाँ लेकर आना है, बाहर से लेकर आ जाओ, बाहर वाली से हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाली मतलब इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी से, तो ये भी हम सब जगह पढ़ते हुए आते हैं, बाहर से लेकर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। या फिर चलेगी, यहाँ भी सेकेंड हैंड चलेगी, लेकिन उसका कितना प्रतिशत होता है, टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी का 20%। लेकिन ये सब चीजें क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा, ये हम हर जगह पढ़ लेते हैं, जहां भी ये डिडक्शन विडक्शन स्पेशल बात लाते हैं ना कंपनियों के लिए, तो बोल देते हैं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नई प्लांट मशीनरी होनी चाहिए, चलो बाहर से लेकर आ जाओ चलेगा हमको। लेकिन यहाँ की सेकेंड हैंड भी सिर्फ कितने तक ही होगी, 20%, उससे ज्यादा की वैल्यू की नहीं चलेगी। और तीसरा ये पढ़ो मेरे साथ क्या लिखा है, डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग। आप क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी हो ना, तो आप उस बिल्डिंग को यूज नहीं कर रहे हो जो प्रीवियसली क्या थी, यूज थी एज ए होटल और एक कन्वेंशन सेंटर, जिसको खुद को क्या मिली हो, डिडक्शन क्लेम्ड हुई हो, अलाउड हुई हो एटीआईडी में। तो यार ये बड़ा गलत खराब है। हमने तो एटीआईडी में डिडक्शन दी, अब आपने उसी बिल्डिंग के अंदर क्या करा, ये काम कर लिया, और अब आप बोलते हो कि मेरे को तो 115 पीएबी वाला क्या दे दो, बेनिफिट दे दो। पहले ये मजे उठा लिए प्रॉफिट डिडक्शन के, अब टैक्स रेट वाले मजे उठा रहे हो उसी बिल्डिंग में काम करके, एक ही बिल्डिंग में काम करके। तो ऐसे थोड़ी न है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी न है कि डिपार्टमेंट के कुछ कम मतलब कि ना कुछ भी होशियारी नहीं है उनमें, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कहा भाई यार ये बहुत गलत बात है, आप भी समझो क्या लिखा हुआ है, जो होटल है या कन्वेंशन सेंटर है, दिक्कत क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में आपने एटीआईडी में डिडक्शन ली थी प्रॉफिट की, अब उसी बिल्डिंग को जो प्रीवियसली यूज्ड है उसी को आप यहाँ पर काम लेके अब ये वाला बेनिफिट उठाओगे, ऐसे थोड़ी ना पहले ये ले लिया अब ये ले लो, ऐसे नहीं होता। तो ये ऐसा पॉइंट है, हमने पढ़ लिए समझ में आ गए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। आ, अब विशेष बात ये देखो, आप ये एग्जाम में काम आ सकती है। हमने क्या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वालों को देंगे, जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल बताया था, लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव लिस्ट है मैन्युफैक्चरिंग में, पढ़ो मेरे साथ।
भाई आपकी को लिखना है ना एग्जाम में, तो लर्न आपको करना है, मेरे को तो करवाना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ो। नॉट क्या है, एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग। तो पहली बात, आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए, उसके अलावा कोई बिजनेस ना करो। अब मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हो, उसके भी कुछ एक्सेप्शन है, कौन सा वाला नहीं हो, पढ़ो मेरे साथ। क्या लिखा है वह, डेवलपमेंट ऑफ, क्या लिखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, याद कर लो। अगर आप क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्या हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, या आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके लिए हमने दूसरे बेनिफिट दिए हैं वो ले, लेकिन ये वाला कंसेशनल रेट वाला नहीं मिलेगा। हाँ, ये कौन सा बिजनेस है, ये माइनिंग है, ठीक है ना। क्या है, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन कर रहे हो बस मार्बल ब्लॉक का, ठीक है ना, किन के अंदर, स्लैब के अंदर। तो ये कौन सा बहुत तीर वाला काम कर रहे हो, ठीक है। बोल रहे हो हम तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, और मालूम पड़ा क्या कर रहे हो, बड़े बड़े ब्लॉक्स को क्या कर रहे हो, टाइलों में, स्लैब में बदल रहे हो। तो कोई बहुत बड़ी तोप वाला काम नहीं कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो इसने का नेगेटिव लिस्ट, इसको नहीं दे सकते, ठीक है। क्या है, माइनिंग वाले को नहीं। डेवलपमेंट ऑफ कौन सा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पढ़ो मेरे साथ। क्या लिखा है, बॉटलिंग गैस इनटू सिलेंडर। अब ये बोलो, ये कौन सा आपने 30 मार्क वाला काम कर दिया, नहीं करा, नेगेटिव लिस्ट। पढ़ लो मेरे साथ, बॉटलिंग ऑफ क्या है, गैस इनटू सिलेंडर। हाँ, क्या है, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफ, क्या है, फिल्म। प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफ क्या है, फिल्म। तो बात समझ में आ गई, लर्न कर लेना भाई, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण, जितना इंपॉर्टेंट रेट को ध्यान रखना है ना, उतना ही ये है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि इन बिजनेस पे आप 115 बीएबी वाले से क्या निकाल दो, टैक्स रेट निकाल दो। एक बार वापस से लर्न करवा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है पढ़ लो। डेवलपमेंट ऑफ कौन सा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। माइनिंग, ये क्या कर रहे हो, कन्वर्जन ऑफ ब्लॉक इनटू स्लैब, ठीक है ना। बॉटलिंग गैस इनटू किसमें, सिलेंडर में। प्रिंटिंग बुक्स या प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफ, क्या है, फिल्म्स। तो ये नेगेटिव लिस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग ये करोगे तो 115 बीएबी आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, जनरल बात देखिए। आप मान लो 115 बीएबी में थे, मान लीजिए आप क्या थे, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, लेकिन अब सिर्फ आप डीसी रह गए, मैन्युफैक्चरिंग नहीं रह गए। तो क्वेश्चन है, क्या 115 बी डबल ए वाला जो कंसेशनल रेट 22 है वो ऑप्ट कर सकते हो, तो आंसर इज यस, कर सकते हो। इसमें तो कई कंडीशन है ना, कि सेकेंड हैंड प्लांटेड मशीनरी यूज नहीं करनी है, उसके एक्सेप्शन थे। मान लो आपने कौन सी यूज कर ली, सेकेंड हैंड क्या कर ली, यूज कर ली, तो अब इसके लिए तो आप इन एलिजिबल हो जाओगे। तो क्या ये ऑप्ट कर सकते हो, आंसर इज यस, ये आप ऑप्ट कर सकते हो। हमने कहा था ना, ऐसी बिल्डिंग में मत करना बिजनेस, यूज मत करना जो पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर की तरह काम आई हो, जिसकी एटीआई डिडक्शन मिली हो। अगर कर लिया तो इधर से तो आप इन एलिजिबल हो जाओगे। क्या ये ऑप्ट कर सकोगे, यस ये ऑप्ट कर सकोगे। तो ये ऐसे पॉइंट तो हमने इस वाले में 115 बी डबल ए में अभी देखा भी था, कि ये से आप ये ऑप्ट कर सकते हो। एग्जेम्पशन मैट है, सरचार्ज कितना है, 10%, 4% सेस है, ठीक है ना। ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी, ये भी पड़ा था। सिर्फ डोमेस्टिक कंपनियों के लिए है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर कौन सा है, 12। तो ये सब हमने क्या करा था, पढ़ा था। तो ये हमने 115 बी ए बी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब आपको एक बार वापस से पूरा लर्न करवा दूं, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में टेक्स्ट सही निकल जाए हमारा, वो जरूरी है। इसलिए मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट लगेगा, लेकिन एक बार रिवीजन करा दूंगा तो हो सकता है देखा हुआ याद ही रह जाए। पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है, ओवरराइडिंग प्रोविजन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। एप्लीकेबल ओनली ऑन न्यू मैन्युफैक्चरिंग, क्या है, डोमेस्टिक कंपनी। एग्जाम्पल पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है, लिखा है जनरेशन ऑफ, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए। विशेष इंपॉर्टेंट चीज मेरे साथ पढ़ोगे, क्या लिखा है, टैक्स रेट कितने प्रतिशत, 15। किस पे, बिजनेस इनकम पे, और बिजनेस की जो भी क्या हुई, इंसिडेंटल हुई। बिजनेस की इंसिडेंटल मान लो कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ डेप्रिशिएबल एसेट पे, तो 15 ही होगा। अदरवाइज कितना तय हुआ है, मेरे साथ पढ़ो, कितना है, 22%। जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्स हो गया ये, लेकिन 22% में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, भूल जाओ आप। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन भूल जाओ, ब्याज की भूल जाओ, म्यूनिसिपल टैक्सेस भूल जाओ। बस ये याद रख लो कि 22% हो रहा है, बस यही बहुत है, ठीक है ना, यही बहुत है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ट्रांसफर ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से, भाई 111 ए में तो कवर नहीं हो रहा है, वो स्पेशल रेट तो है नहीं, ठीक है। अब इन पे तो जनरल रेट ही है, तो इस पे क्या लगेगा, 22 लगेगा, और अगर डेप्रिशिएबल वाला हुआ तो 15 लग जाएगा।
अगर आपने इन बिजनेस में जानबूझ के हायर प्रॉफिट बताया, ठीक है, तिकड़म लगा के, तो ये तिकड़मबाजी नहीं चलेगी, इसको हम 30% की रेट से क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। आप पढ़ो क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12। मतलब ये इतना भी शक्तिशाली नहीं है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो शक्तिमान है। कौन सा, 111A 15% से, 112A 10% से, 112 20% से, 115 डबल बी 30% से, 115 BBE 78% से, 115 BBD 15% से, 115 F और G मतलब कार्बन क्रेडिट और पेटेंट 10% से, तो ये उसको ओवरराइड नहीं करेगा। पढ़ो मेरे साथ, नो डिडक्शन फॉलोइंग। पढ़ो ये कौन सा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ये क्या है, 32 सबसेक्शन क्लॉज सेकंड है, बोलो मेरे साथ, एडिशनल डेप्रिसिएशन। 33AB मेरे साथ बोलो, नाबार्ड टी रबड़ कॉफी। 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड ए क्लॉज थर्ड 2AA 2AB मेरे साथ पढ़ो, दूसरों को डोनेशन दे रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, खुद करो ना आप, ठीक है ना, खुद करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, डिडक्शन लो ना 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज फर्स्ट से, 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज किससे, फोर्थ से। दूसरों को डोनेशन देने से जो आपको, ठीक है, बेनिफिट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। स्पेसिफाइड बिजनेस है आपका, ठीक है ना, अब वो नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले लो, 35 ट्रिपल सी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्किल डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 है कि कोई भी सेक्शन की नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी भाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेशनल रेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट करना 80JJA, और आपको डिविडेंड मिला डोमेस्टिक कंपनी से, आपने अपनी डोमेस्टिक को दे दिया तो 80M में रिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप एंगेज्ड नहीं होने चाहिए बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा बिजनेस करोगे तो ये आप नहीं कर सकते। नेगेटिव लिस्ट है कौन सा, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर है, माइनिंग, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक इनटू स्लैब्स, बॉटलिंग कर रहे हो गैस इनटू सिलेंडर, प्रिंटिंग कर रहे हो बुक्स की, या फिर प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक क्या है, फिल्म। बाकी तो हमेशा सरचार्ज लगना ही लगना है। मैट की एप्लीकेबिलिटी से आपको क्या दे दी, एग्जामेशन दे दी। और ध्यान रखना अगर यहाँ से इन एलिजिबल हो गए तो आप 115 BAA जाके ऑप्ट कर सकते हो, वहां के लिए एलिजिबल रहोगे। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट क्या हो गया, कम समय के अंदर कर दिया, सिर्फ 10 पॉइंट के अंदर कर दिया, विथ रिवीजन के साथ कर दिया। और था कौन सा, आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी का टॉपिक है, आपको हर अटेम्प्ट में इसको लेके क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा स्पेशल टैक्स रेजिम जो था कंपनियों के लिए, वो दोनों ही कर लिया अपन ने। बस हमने क्या करे, दोनों लेक्चर को अलग अलग कर दिया, ठीक है, 115 BAA के नाम से कर दिया और 120-15 BAB के नाम से कर दिया, ठीक है। और क्या थे, स्पेशल टैक्स रेजिम थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक आप इसको क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको अब ये रीड करना, मेरे ख्याल से शायद 3 से 4 मिनट, चलो 4 मिनट मान लेता हूँ, 4 मिनट, ठीक है ना, 4 मिनट का टास्क है। नंबर आपके आएंगे तो 4 मिनट तो लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने से नंबर आप ही को क्या करने हैं, मिलने हैं, तो 4 मिनट लगाना बिल्कुल क्या होता है, बनता है। मतलब इन दोनों सेक्शन को पढ़ना हो तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम कितने लगेंगे, 10 क्या लगेंगे, मिनट लेंगे। मेरे से टेलीग्राम पे इनकी ये क्या ले लो, PDF ले लो, ठीक है ना, यहीं से रीड कर लो भाई। बुक्स में से करोगे तो 10 मिनट नहीं 1 घंटा लगाओगे, मतलब 60 मिनट लगाओगे, फिर भी इतनी क्लियरिटी नहीं होगी। तो बेटर है कि ये जो शीट है कितनी, ये एक पेज पे 10 पॉइंट ये लिखे, और एक पेज पे 10 पॉइंट क्या लिखे, ये लिखे मैंने, ठीक है। तो बस सिंपल सा है ना, तो पढ़ लो इनसे और सीख लो, कम समय में बढ़िया क्या कर लो, सीख लो। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको क्या कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे DT का। तब तक एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, कि DT के अंदर 70+ स्कोर बिल्कुल लाया जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, पढ़ने की जरूरत है। तो कौन सा, स्मार्ट। स्मार्ट दो तरीके से, एक तो क्या करना है, क्वेश्चन बैंक, और दूसरा सबसे पहले जो A कैटेगरी है, B कैटेगरी है, उनको सबसे पहले A वाले। तो जल्द ही मैं आपके लिए एक वीडियो भी ले आऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा A कैटेगरी को पढ़ो, और क्वेश्चन बैंक तो आपको सॉल्व करवा ही रहा हूँ सारे के सारे। तो आप बिल्कुल उनको देख के 70+ स्कोर बिल्कुल बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से कर सकते हो, कंफर्टेबली कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।